हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 1 अक्टूबर का। 1 अक्टूबर की जो पहली खबर है हमारी, वो बिहार से आई। और बिहार के अंदर में जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, उसने एसआईआर की प्रक्रिया की थी। और ये प्रक्रिया ये जून के महीने में स्टार्ट की गई थी। और यहां पर इलेक्शन कमीशन का तर्क ये था कि जिस तरह से अलग अलग तौर पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, इसीलिए यहां पर जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो शुरू की गई है बिहार के अंदर में। और उसके बाद एक देशव्यापी जो एसआईआर है वो शुरू कर दी जाएगी 1 जनवरी। यहां पर अब एसआईआर क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो गया है। और यहां पर अब हम आपको क्रोनोलॉजी बताते हैं कि जो 30 सितंबर को जो फाइनली जो ड्राफ्ट रोल निकल के आया है, यहां पर किस तरह से 7 करोड़ 42 लाख वोटर जो हैं वो फाइनली बिहार के अंदर में हुए हैं। क्या यहां पर कोई जो नंबर है वो घटकर आया है, कितना घटकर आया है, ये पूरी की पूरी न्यूज है। और 30 सितंबर जो है वो कट ऑफ डेट थी एसआईआर की, और फाइनल ड्राफ्ट रोल आ चुका है। यहां पर ओपोजिशन पार्टीज ने ये बिहार एसआईआर के मुद्दे के ऊपर में कितने सारे प्रोटेस्ट किए थे। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी और आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, यहां पर वोट अधिकार यात्रा भी निकाली थी। और वोट अधिकार यात्रा निकालने के बाद फाइनली ये लग रहा है कि अब जो ओपोजिशन है वो ये कह रहा है कि उनकी डिमांड्स जो हैं वो यहां पर फुलफिल हो चुकी हैं। क्या यहां पर उनकी डिमांड फुलफिल हुई है? क्या यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल रहा है वो पूरी तरह से मैं आपको बताऊंगा। और न्यूज आपको पता लग चुकी है कि अब बिहार के अंदर में जो ड्राफ्ट रोल है उसके अंदर में 7 करोड़ 42 लाख वोटर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बिहार के अंदर में वोटरों की संख्या कितनी थी। लास्ट ईयर जब जनरल असेंबली के चुनाव हुए थे, जब देशव्यापी लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब बिहार के अंदर में 7 करोड़ 72 लाख वोटर थे। और जनवरी के महीने में वो 7 करोड़ 80 लाख थे। जनवरी का महीना जरूरी क्यों आता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हुए थे। और गणतंत्र होने का मतलब ये होता है कि हम हमारी सरकारों को यहां पर चुनकर भेजेंगे। इसीलिए जो 25 जनवरी होती है उसको हम वोटर डे के तौर पर मनाते हैं। जून के महीने में जो इलेक्शन कमीशन है उसने यहां पर एसआईआर करने की बात की थी। और उन्होंने कहा कि लगभग 2023 के अंदर में लास्ट टाइम बिहार के अंदर में एसआईआर हुई थी। और एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, पहले बिहार में और उसके बाद देश के अंदर में। उस समय पर बिहार के अंदर में जो वोटर्स की संख्या है वो 9 लाख बढ़ चुकी थी। और 7 करोड़ 89 लाख जो वोटर है वो यहां पर थे। 1 अगस्त को जो पहला ड्राफ्ट रोल यहां पर जारी किया गया था, उस दिन लगभग 65 लाख वोटरों का जो नाम है वो यहां पर हट चुका था। और 65 लाख वोटर जब इसके अंदर में हटाए गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इंटरवेन किया और उन्होंने कहा कि अगर 65 लाख जो भारत के नागरिक हैं उनसे मत का अधिकार छीना जा रहा है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दर टाइम यहां पर एसआईआर के मुद्दे के ऊपर में सुनवाई की। और सुनवाई करने के बाद यहां पर जब इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 11 डॉक्यूमेंट्स यहां पर अलाउ किए थे, +1 करके जो आधार कार्ड को यहां पर इंक्लूड किया था, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जहां पर बहुत सारे लोगों के पास जब और डॉक्यूमेंट नहीं थे तो यहां पर उनका वोटर कार्ड बना। फाइनली अब जो लिस्ट आई है उसके अंदर में जो फाइनल ड्राफ्ट रोल जो आया है वो ये बताता है कि 7 करोड़ 42 लाख जो वोटर है वो बिहार के अंदर में। यहां पर जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसने बताया है कि जिन जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी थी उनका जो वोट वो कट चुका है। जो जो माइग्रेट कर चुके हैं उनका वोट भी कटा है। और सबसे जरूरी बात आती है डुप्लीकेशन की। कई बार एक ही इंसान के 2-2 वोटर कार्ड बन जाते हैं, तो यहां पर जो डुप्लीकेट वोटर कार्ड है उनको भी यहां पर काट दिया गया है। और उसके बाद अब 7 करोड़ 42 लाख वोटर जो हैं वो यहां पर हैं। यहां पर बिहार के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है विनोद सिंह जी,
यहां पर उन्होंने कहा कि अभी भी जो वोटर्स हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनका नाम जो है वो इंक्लूड नहीं हुआ है, यहां पर उनके पास अभी भी समय है। और समय कब तक का है? यहां पर उन्होंने कहा कि जब भी जो डेट अनाउंस हो जाएगी और नॉमिनेशन, जो भी यहां पर कैंडिडेट होगा, जो नॉमिनेशन की जो लास्ट तारीख होगी उससे 10 दिन पहले तक आप आवेदन कर सकते हैं और आपका वोटर कार्ड बन जाएगा। यहां पर चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने 1 लाख BLO और जितने सारे जो अधिकारी हैं, लगभग 3000 असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर और 38 डिस्ट्रिक्ट के जो यहां पर इलेक्शन मशीनरी जिस तरह से यहां पर इस्तेमाल हुई है और जिस तरह से 3 महीने के अंदर में ये काम करके दिखाया है, यहां पर उनकी सराहना की। यहां पर उन्होंने जो 12 जो मेजर पार्टीज, स्टेट पार्टी हैं, नेशनल पार्टी हैं, उन सबको भी यहां पर धन्यवाद दिया है इलेक्शन कमीशन ने। और फाइनली जो ड्राफ्ट रोल है वो सार्वजनिक कर दिया गया है। सार्वजनिक करने का मतलब ये है कि आप जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अंदर में जा सकते हैं और अपना जो वोटर कार्ड है वो यहां पर देख सकते हैं कि आपका वोटर कार्ड दिखाया गया है या नहीं दिखाया। अब यहां पर देखना यह होगा कि इलेक्शन कमीशन कब अनाउंसमेंट करता है बिहार के इलेक्शंस की, और उससे पहले जो 7 अक्टूबर को जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बाक्षी की बेंच जो बिहार SIR का मुद्दा उसके ऊपर में सुनवाई करेगी। और फाइनली जब 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं और जून के महीने में 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे, जो गैप आया है, लगभग 38 लाख वोटर जो यहां पर हट चुके हैं, उनका क्या संज्ञान लेती है। और यहां पर अब जो इलेक्शन कमीशन ने जो SIR की है, क्या यहां पर सुप्रीम कोर्ट की भी स्वीकृति आएगी? अब इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो एक इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड है, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस न्यूज का समर्थन किया। कल मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उनके बीच में बातचीत हुई थी। और यहां पर बातचीत के दौरान जो 20 पॉइंट का जो प्लान है, जो गाजा का प्लान है, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक किया था। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जो 20 पॉइंट का जो एजेंडा है इसको यहां पर मान लिया था। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि गाजा के अंदर में अगर पीस चाहिए तो ये 20 पॉइंट जो एजेंडा है इसको मान लेना चाहिए। इस एजेंडा के अंदर में क्या क्या बातें कही गई थी? सबसे पहले तो 72 घंटे के अंदर अंदर जो हमास है वो सारे के सारे जो हॉस्टेजेस हैं उनको यहां पर रिलीज कर देगा। उसके बाद जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं वो यहां पर अब अपना जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे थोड़ा पीछे चले जाएंगे और जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको यहां पर अलाउ कर दिया जाएगा। यहां पर एक पॉइंट ये भी था कि जो हमास है, जो इस समय तक जो सरकार चलाता है गाजा के अंदर में, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, डीमिलिटराइज हो जाएगा। कोई किसी भी तरह की रेडिकल एक्टिविटी जो है वो गाजा के अंदर में नहीं होगी। और उसके बाद उन्होंने कहा था एक पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्शन का प्लान है, जहां पर जो गाजा के अंदर रहने वाले जो फिलिस्तीनी लोग हैं वही यहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे और एक प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड रिकंस्ट्रक्टेड गाजा जो है वो यहां पर आएगी। और जो ह्यूमैनिटेरियन एड के लगभग 700 ट्रक है वो गाजा तक पहुंचेंगे, जहां पर जो भुखमरी की हालात है वो फाइनली खत्म हो जाएगी। और जो 65,000 जो गाजा के अंदर में जो फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं, यहां पर फाइनली उसके ऊपर में विराम लगेगा। यहां पर यह भी कहा गया था कि अगर शांति इसी तरह से बनी रहेगी तो जो टू नेशन थ्योरी है, जो फिलिस्तीन राष्ट्र की जो डिमांड है, उसको भी यहां पर मान लिया जाएगा। और यहां पर अब एक अल्टीमेटम जो है वो हमास को यहां पर दिया गया है कि आप 2 या 3 दिन के अंदर में इस प्लान को मान जाइए और होस्टेजेस को यहां पर रिलीज कर दीजिए। अब यह प्लान था, लेकिन यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस पीस प्लान की बहुत ज्यादा सराहना की है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का ये जो पीस प्लान आया है, यहां पर इंडिया जो है ये पूरी तरह से इसके समर्थन में आएगा। और गाजा के अंदर में जब रिकंस्ट्रक्शन होगी और जो गाजा की रिकंस्ट्रक्शन की जो एक पूरी तरह से प्लान बनेगा, उसके अंदर में इंडिया यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल
यहां पर जो 20 पॉइंट एजेंडा है उसके अंदर में यह कहा गया था कि जो गाजा है वो एक्सटर्नल रूल के अंदर में आएगा, एक पूरी तरह से अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो करेंगे, और फाइनली गाजा के अंदर में डेवलपमेंट होगी, और डेवलपमेंट से जो गाजा के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो यहां पर उस डेवलपमेंट का फायदा उठा पाएंगे। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फुल सपोर्ट जो है वो फिलिस्तीनी नागरिकों को भी दिया है, इजरायली फोर्सेस को भी दिया है, इजराइल को भी दिया है और यूएसए को भी दिया है कि अगर शांति की स्थापना होती है तो इंडिया जो है वो इसके अंदर में पूरी तरह से भागीदारी करेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से रिलेटेड। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग को अटेंड करने के लिए यूएसए गए थे, जहां पर उन्होंने इंडिया का जो पॉइंट वो पूरे विश्व के सामने रखा था। यहां पर एक बाइलेटरल मीटिंग हुई जहां पर अनीता आनंद जो कनाडा की विदेश मंत्री है यहां पर उनके साथ बातचीत हुई है, और इंडिया और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो यहां पर मजबूत किए जा रहे हैं। यहां पर इंडिया और कनाडा के रिश्ते मजबूत किए जा रहे हैं। यहां पर एक सवाल आ रहा है कि मजबूत क्यों हो रहे हैं, क्या इंडिया और कनाडा के रिश्ते खराब? यहां पर एक साल पहले की बात करते हैं जहां पर अक्टूबर और नवंबर 2024 के अंदर में जब कनाडा के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जस्टिन ट्रूडो, और जस्टिन ट्रूडो ने जो हरजीत सिंह निज्जर एक खालिस्तानी टेररिस्ट था उसकी हत्या हो गई थी कनाडा के अंदर, और यहां पर उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर इन्वॉल्व थे। उसकी वजह से जो इंडिया कनाडा के रिश्ते हैं वो पूरी तरह से खराब हो गए थे, और उसके बाद जस्टिन ट्रूडो जो है वो प्रधानमंत्री नहीं रहे थे, चुनाव हुए थे और मार्क केंड्री की सरकार बन गई। मार्क केंड्री जो अप्रैल के महीने में उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, और उसके बाद उन्होंने इंडिया और कनाडा के रिश्ते जो हैं वो मजबूत करने की तरफ कई सारे अहम कदम उठाए। जहां पर G7 की समिट जो कनाडा के अंदर में हुई, यहां पर स्पेशल इनविटेशन इंडिया को दिया था जून के महीने में, और वहीं पर यह बातचीत हुई थी कि जिस तरह से अक्टूबर नवंबर के अंदर जो इंडिया और कनाडा ने जो हाई कमिश्नर्स को यहां पर हटा दिया था वो दोबारा रीइंस्टिगेट हो। 16 सितंबर को हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और कनाडा के जो एनएसए है उनके बीच में बातचीत हुई थी, और यहां पर अब विदेश मंत्रियों के बीच में भी बातचीत हुई। तो यहां पर एक तरह का रीसेट जो है वो इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप के अंदर में हो रहा है। यहां पर एक और कदम जो मैंने कल आपको बताया था कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसको अब एक टेररिस्ट आउटफिट के तौर पर देख रही है कनाडा, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी वजह से अब इंडिया जो बार बार ये नैरेटिव देता था कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट जो कनाडा को अपने सेफ हेवन के तौर पर देखते हैं, जो इंडिया के अंदर में एक्टिविटी करते हैं और उनके ऊपर जब केस चलते हैं वो कनाडा चला जाते हैं और कनाडा के अंदर में असाइलम ले लेते हैं, अब यहां पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर रहा है। और इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से H1B वीजा जो दिया जाता था इसके ऊपर में $1 लाख की जो एक फीस लगाई थी, यहां पर मार्क केंड्री को लगा कि जो H1B वीजा पाने वाले जो 71% जो इंडियंस अब उनको यूएसए का वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा, और वो चाहते हैं कि इंडियंस जो हैं वो कनाडा के अंदर में आए, डेवलपमेंट करें, टेक्नोक्रेट आए। तो इसीलिए यहां पर अब जो विदेश मंत्री जो अनीता आनंद हैं उन्होंने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से मुलाकात की है, और अब एक दूसरी विजिट भी करेंगी जहां पर अक्टूबर 13 और 14 अक्टूबर को वो इंडिया आएंगी, और यहां पर द्विपक्षीय वार्तालाप होगी जहां पर फाइनली इंडिया कनाडा के जो रिश्ते हैं जो खराब हो गए थे। और जब पिछली साल अक्टूबर नवंबर के दरमियान भी जो अनीता आनंद है वो जस्टिन ट्रूडो की सरकार के अंदर में मंत्री थी, तब उन्होंने जिस तरह से गलत बयानबाजी की थी, अब यहां पर वो इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते। अब इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप कैसे होंगे, और 13 और 14 अक्टूबर को जब अनीता आनंद यहां पर आएंगी तो क्या डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो आयुष मंत्रालय के हैं जादव जी, यहां पर उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी। यहां पर उन्होंने कहा कि जो आयुष मंत्रालय है
और जो एलोपैथी है वो एक दूसरे के पूरक के तौर पर हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और यहां पर जो होम मिनिस्ट्री और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो यहां पर एक साथ मिलकर काम करना चाहती है, ताकि जो आयुष है जिसके अंदर में आयुर्वेदा है, योगा है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धि है और होम्योपैथी जो है, इन सब का विकास होगा। और विकास होगा एलोपैथी के साथ साथ, ताकि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो पूरे इंडिया के अंदर में बढ़ सके। यहां पर उन्होंने कहा कि जो NAM जो नेशनल आयुष मिशन है, इसके तहत अब यहां पर जो आयुष मंत्रालय है वो यहां पर चाहता है कि जो आयुष मंत्रालय के तहत आयुर्वेदी आता है, यूनानी आता है, इन सब के अंदर में अब और ज्यादा रिसर्च हो। और जो रिसर्च है वो ये पुख्ता सबूत दे कि जो एलोपैथी जिस तरह से काम करती है उसी तरह से अलग अलग बीमारियों के ऊपर में जो आयुष मंत्रालय के अंदर में आने वाली जितनी भी जो विधाएं हैं वो यहां पर काम कर सके। और ओवरऑल इसका एक बहुत ही मेजर इंप्लीकेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड। IMD ने यहां पर एक डाटा जारी किया है, जहां पर उन्होंने बताया कि 2001 के बाद से 2025 के अंदर में यहां पर यह देखा गया है कि जो बारिश है वो लगभग 8% ज्यादा हुई। यहां पर कई सारे बदलाव भी देखे गए हैं, जहां पर नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर में 27% ज्यादा बारिश देखी गई है। वहीं पर जो सेंट्रल इंडिया और साउथ पेनिनसुला है वहां पर 15 और 10% का इजाफा देखा गया है। लेकिन एक चेंज भी देखा गया है, जहां पर ईस्टर्न इंडिया के अंदर में जो बारिश है वो अपने यूजुअली 80% तक ही रही। यहां पर ओवरऑल 8% का जो इजाफा है उसकी वजह से किस तरह से नॉर्थ इंडिया के अंदर में पंजाब में बाढ़ आई, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के अंदर में लैंडस्लाइड और बाढ़ टाइप सिचुएशन थी। कुछ पार्ट जो राजस्थान का है वहां पर भी बाढ़ आई, हरियाणा के अंदर में भी बाढ़ आई है। और अब जो बाढ़ टाइप सिचुएशन है वो सदर्न इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर में जो 60 लाख हेक्टेयर लैंड है वहां पर अब जो बाढ़ ग्रस्त घोषित हो चुका है। जहां पर महाविकास अघाड़ी जो ओपोजिशन पार्टीज का जो ग्रुप है, जिसके अंदर में कांग्रेस, NCP और जो शिवसेना उद्धव ग्रुप के जो मेंबर आते हैं, यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो ड्राई ड्रोट होता है यहां पर वेट ड्रोट इसको अनाउंस कर देना चाहिए। जहां पर जो सरकार है उन्होंने कहा कि जो वेट ड्रोट नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। यहां पर इस दिवाली तक जो सेंटर से वो फंड्स की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं और दिवाली से पहले जो किसान है उनको यहां पर पूरी तरह से मुआवजा दिया जाएगा। वहीं पर अब जो आंध्र प्रदेश है वहां पर गोदावरी और कृष्णा का जो बेसिन है वहां पर फ्लड की वार्निंग है। और यहां पर आंध्र प्रदेश सरकार ने जो स्टेट की SDRF टीम है उनको यहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है और प्रॉपर यहां पर मॉनिटरिंग चल रही है। वहीं कर्नाटक के भी 8 डिस्ट्रिक्टों के अंदर में यहां पर फ्लड टाइप सिचुएशन है, जहां पर जो सीतारामैया की सरकार उन्होंने यहां पर 8,000 रुपए जो प्रति एकड़ जो मुआवजा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा उसके अलावा यहां पर देने का पूरी तरह से अनाउंसमेंट कर दी है। और प्रॉपर असेसमेंट चल रही है कि जिस तरह से इस बार बारिश ज्यादा हुई है और बारिश ज्यादा होने की वजह से जिस तरह की सिचुएशन हो गई है, अब यहां पर प्रॉपर असेसमेंट हो रही है और जो सरकार है वो यहां पर मुआवजा दे रही है कि जिस तरह से जो क्रॉप फेलियर हुई है उसका क्या इंप्लीकेशन आए। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक स्टेट गवर्नमेंट से यहां पर ये कह चुकी है कि आप हमें असेसमेंट रिपोर्ट दीजिए और हर एक स्टेट को यहां पर पूरी तरह से जो उनकी डिमांड के अनुसार यहां पर फंड अलोकेट किए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से फ्लड टाइप सिचुएशंस हुई, अब जो सीजन जो खरीफ का सीजन है वो खत्म हो रहा है, कितने % जो क्रॉप्स हैं वो खराब हुई और उसका हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत क्या प्राइसेस के अंदर में कोई इजाफा आएगा, क्या हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहेगी। इसका जो भी लार्जर पर्सपेक्टिव में जो इंप्लीकेशन आएगा और जब भी जो भी रिपोर्ट आएगी वो हम आपके लिए ले आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो लद्दाख से आएगी और लद्दाख के अंदर में पिछले बुधवार को एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, जहां पर ये डिमांड रखी जा रही थी कि लद्दाख को स्टेटहुड मिल जाना चाहिए और छठी अनुसूची जो 6 शेड्यूल है उसके अंदर में उसको इंक्लूड कर देना चाहिए। यहाँ पर लद्दाख के अंदर में जो 2 सबसे बड़ी काउंसिल है, एक कारगिल के अंदर में
और ले एपेक्स काउंसिल है। यहां पर अब कारगिल ग्रुप ने ये कहा है कि वो अब जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो डेलीगेशन आने वाला है उनसे यहां पर बातचीत तब तक नहीं करेंगे जब तक जिस तरह से जो मीडिया नैरेटिव चल रहा था, और मीडिया नैरेटिव के अंदर में कहा जा रहा था कि जो लद्दाखी प्रोटेस्टर्स हैं वो यहां पर एंटी नेशनल है, यहां पर इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं वो टोटली गलत है, और यहां पर जब तक स्टेटहुड की डिमांड और 6 शेड्यूल की डिमांड के ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी तब तक कोई भी बातचीत कारगिल एपेक्स बॉडी नहीं करेगी। यहां पर ले काउंसिल ने भी यही बात की। वहीं पर जो सोनम वांगचुक जो अनशन कर रहे थे और उन्हीं के अनशन के अंदर में वायलेंट प्रोटेस्ट हो गया था, उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया था। अब यहां पर उनकी जो वाइफ है वो अभी भी ये कह रही है कि अभी तक जो डिटेंशन का ऑर्डर है वो यहां पर उनको नहीं मिला है। वहीं पर अब प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जैसे जो एक्टिविस्ट हैं वो यहां पर उनकी रिहाई की डिमांड कर रहे हैं। वहीं पर जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक बात कही है और ये कहा है कि जो सोनम वांगचुक है यहां पर सरकार को बदलना चाहते थे और सरकार की जो अर्थव्यवस्था है उसको खराब करना चाहते थे, इसको इसीलिए उनको एनएसए के तहत यहां पर डिटेन किया गया है। और यहां पर ऑफिशियल्स ने कहा कि जो डिटेंशन ऑर्डर है वो यहां पर डिलीवर कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से जो गीतांजलि जो सोनम वांगचुक की वाइफ है वो कह रही है कि उनको अभी तक डिटेंशन ऑर्डर नहीं मिला है, वो यहां पर उन्होंने उसको नकारा है। वहीं पर जो कांग्रेस जो नेशनल ओपोजिशन पार्टी है यहां पर उन्होंने बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा कि जिस तरह से लेह लद्दाख के अंदर में जो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है यहां पर बीजेपी जिम्मेवार है, और जिस तरह के अब एंटी नेशनल जो बातें कही जा रही हैं यहां पर अब बिल्कुल गलत है। यहां पर उन्होंने जो तेंजिंग जो एक कारगिल वेटरन थे और उनकी भी मृत्यु हो गई थी इस प्रोटेस्ट के अंदर में, यहां पर उनकी मृत्यु के ऊपर में शोक व्यक्त करते हुए कहा कि जो बीजेपी की सरकार है वो यहां पर जो वेटरन्स हैं उनको भी यहां पर किसी भी तरह का जो सम्मान है वो नहीं दे पा रही है, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से खराब होती जा रही है देशव्यापी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो तमिलनाडु से आई है। तमिलनाडु के कसुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो भगदड़ मची थी, यहां पर तलपति विजय जो टीवी के पार्टी के जो प्रेसिडेंट भी हैं यहां पर उन्होंने कहा कि आप मुझे टारगेट कर सकते हैं लेकिन जो टीवीपी का जो कैडर है उसको यहां पर टारगेट ना किया जाए। यहां पर वो डीएमके सरकार के ऊपर तख्श कर रहे थे और उन्होंने कहा कि यहां पर वो डीएमके सरकार के ऊपर में तंज कसते हुए कह रहे थे कि आप मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिए लेकिन मेरे कैडर के ऊपर कोई कार्रवाई मत कीजिए। और यहां पर जिस तरह से भगदड़ मची है यहां पर उनका दिल पसीज चुका है और यहां पर वो पूरी तरह से आहत है कि उनकी रैली के अंदर में इस तरह की स्टैम्पेड हुई है, और यहां पर वो सुनिश्चित करेंगे कि आगे ऐसी कोई भी अप्रिय घटना ना हो। और यहां पर उन्होंने सवाल उठाए हैं ऑफिशियल्स के ऊपर ही, जहां पर जो टीएवीके के कैडर ये कह रहे हैं कि पुलिस है उसने यहां पर लाठीचार्ज किया था और उसके बाद स्टैम्पेड हुई है। अब यहां पर ये एलिगेशन टीवीके की तरफ से आया है, टीएमके का अलग बात है। और एक जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो यहां पर अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो अपनी रिपोर्ट जारी करेगी, उसके बाद ही हमें पता चलेगा। वहीं पर जो एनडीए है उसने यहां पर अपना एक डेलीगेशन भेजा था जिसकी अध्यक्षता जो है वो हेमा मालिनी जी कर रही हैं जो मथुरा से सांसद है। यहां पर अब जो पूरा डेलीगेशन है वो यहां पर मिला और यहां पर अब जो इम्पार्शियल जुडिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में यहां पर कहा गया है। ओवरऑल अब जो जुडिशियल इंक्वायरी है वो अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब यहां पर जो जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, क्या उस रिपोर्ट को ओपोजिशन पार्टीज मानेंगी? और सबसे जरूरी बात यह आती है कि 41 लोग जो मारे गए जिसके अंदर में 16 महिलाएं थी, 10 से ज्यादा बच्चे थे, यहां पर उनका क्या कसूर था? और यहां पर अब एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए और उसके बाद हमें एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन बना देने चाहिए कि स्टैम्पेड जैसी जो घटनाएं हैं वो यहां पर ना हो। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो केरला से है, जहां पर पी महादेवन जिन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, वो एक लाइव शो के अंदर में थे और यहां पर उन्होंने एक रिमार्क दिया था जहां पर राहुल गांधी जी के खिलाफ एक रिमार्क था। यहां पर उस रिमार्क से रिलेटेड ये कहा गया था कि जो महादेवन है उन्होंने यहां पर राहुल गांधी जी को मारने की एक साजिश रखी है,
यहाँ पर अब उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है और उसके बाद उन्हें बेल मिल गई है। यहाँ पर जो महादेवन है उन्होंने कहा था कि कल को कोई राहुल गांधी जी को गोली मारते तो उसका क्या असर होगा, यहाँ पर वो एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर में बोल रहे थे, लेकिन ये जो बात है ये पब्लिसाइज हो गई थी और इसीलिए जो महादेवन जी हैं उन्होंने सरेंडर किया, उसके बाद उन्हें बेल मिल चुकी है। और यहाँ पर जिस तरह से जो यूडीएफ है, जो कांग्रेस का यहाँ पर अलायंस है, वो यहाँ पर डिमांड कर रहा था कि उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए, उन्होंने खुद से अरेस्ट किया और उन्होंने कहा कि वो एक टीचर एसोसिएशन के यहाँ पर प्रेसिडेंट भी हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा मैं एक टीचर हूं, मैं एक बीजेपी पार्टी से यहाँ पर एफिलिएशन रखता हूं, लेकिन मेरा जो मेन मकसद ये था कि मैं टीचर और एक सिंपल बात कहना चाह रहा था, मेरा कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह से गलत तरह से प्रेजेंट किया गया। जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो बरेली से है, जहां पर बरेली के अंदर में आई लव मोहम्मद का जो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था पिछले शुक्रवार को, यहाँ पर अब क्लरिक के जो एक एड थे उनका एनकाउंटर हो गया है और यहाँ पर जो डेमोलिशन ड्राइव है वो अभी भी यहाँ पर जारी है। अब देखना ये होगा कि जो क्लरिक थे जिन्होंने यहाँ पर जो एक पूरा वायलेंट प्रोटेस्ट यहाँ पर रखा था उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनके खिलाफ 10 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अब फाइनली उत्तर प्रदेश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन रहती है। जो लास्ट खबर है वो बीजेपी के जो एक नेता थे वीके मल्होत्रा और दिल्ली के अंदर में जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखा था, यहाँ पर कल उनकी मृत्यु होगी, वो 93 साल की। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो हमास से रिलेटेड है। मैंने आपको एक न्यूज का एक मेन अंश जो है वो यहां पर बता दिया था। अब यहां पर हमास के पास जो 2 से 3 दिन का अब एक समय बचा है और अगर 2 से 3 दिन के अंदर में अगर हमास इसके ऊपर में अपने प्रपोजल के ऊपर में जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रपोजल है उसको नहीं मानते हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंप्लीकेशन हो सकते हैं। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से ये चेतावनी दी। अब देखना यह है कि हमास क्या अपना जो उसके पास एक बहुत बड़ा हथियार जो है, जो हॉस्टेजेस हैं, क्या उनको छोड़ देगा और छोड़ने के बाद क्या आईडीएफ जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं क्या वो अपने जो पूरी तरह से जो उन्होंने अभी ये बात मानी है क्या उसके ऊपर अलाइन रहेंगी। जो भी डेवलपमेंट होगी वो देखने की बात होगी। जो नेक्स्ट खबर है वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, जहां पर रशिया ने अब यूक्रेन के अंदर में जो दिनीप्रो जो सिटी है यहां पर अब दिन के अंदर में हमला किया है, ड्रोन अटैक किया है। वहीं पर अब जो यूक्रेन है वो अब डेनमार्क को यहां पर अपनी एक्सीलेंस प्रोवाइड कर रहा है। डेनमार्क के अंदर में, डेनमार्क और नॉर्वे के अंदर में जिस तरह से जो ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है, जहां पर सस्पेंशन है कि वो रशियन ड्रोन्स हो सकते हैं, यहां पर अब यूक्रेन जो है वो अपने देश की सुरक्षा तो कर ही कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ यहां पर अब मदद कर रहा है नेटो कंट्रीज की भी। अब यहां पर देखना यह होगा कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कहां पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट खबर है हमारी वो हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है, जहां पर महात्मा गांधी जी का जो एक स्टैच्यू जो लंदन के अंदर में था यहां पर उसको वेंडलाइज किया गया है। अब यहां पर जो मेट्रोपोलिस जो लंदन की मेट्रोपोलिस है अब उन्होंने यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी है और जो यहाँ पर आरोपी है उनको यहाँ पर डिटेन कर दिया गया। अब हम चलते हैं लास्ट की 2 खबरों की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो साउथ अफ्रीका के जो एम्बेसडर है जो फ्रांस के अंदर में, यहाँ पर उनकी कल मृत्यु हो गई। वो अपने होटल के पास यहाँ पर मृत पाए गए हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉपर इंक्वायरी की जा रही है, जहां पर साउथ अफ्रीका डिमांड कर रहा है कि उनके जो एम्बेसडर है उनकी यहाँ पर मृत्यु कैसे हो गई है। यहाँ पर अब तक जो फ्रांस है उन्होंने बताया है कि जो एम्बेसडर वो डिप्रेशन के शिकार थे और उन्होंने खुद से आत्महत्या की है। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो यूट्यूब से रिलेटेड। आप ये जो खबर ये यूट्यूब पे सुन रहे हैं और गूगल का जो यूट्यूब है अब वो फाइन देगा $22 मिलियन का। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट उन्होंने सस्पेंड कर दिया था 6 अक्टूबर 2021 को। 6 अक्टूबर 2021 को जब कैपिटल हिल के अंदर में दंगा हो गया था और जो बाइडेन जो उसके बाद राष्ट्रपति बने थे, उस समय पर जो गूगल है उसने डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट है उसको सस्पेंड कर दिया था। अब यहां पर केस चल रहा था और फाइनली गूगल अपनी गलती को मानते हुए लगभग $22 मिलियन जो है वो यहां पर जो फाइन है वो डोनाल्ड ट्रंप के जो कैंपेनर्स हैं उनको यहां पर देगा। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to अनुराग खेली YouTube channel.